वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 8 चैप्टर 6 दहन और ज्वाला को पढ़ेंगे बच्चों। हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन के नाम बता सकते हैं बच्चों? कि आपके घरों में जो ईंधन लगता है, जैसे कि आपके घर में खाना पकाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यापार और उद्योगों के उपयोग में कुछ ईंधन के नाम बताइए। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं, इसकी सूची आपको बताना है। जो आप देखेंगे कि आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, ये सभी आपके इसी में आ जाती है। आप मोमबत्ती के जलने की से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है बच्चों? आप देखेंगे जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें से क्या निकलता है और कोयला जलता है तो क्या है ना। शायद आपने सही अनुमान लगाया कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं जलता। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं बच्चों, और इनके जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का हम इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो पहला है बच्चों की दहन क्या है, यानी जो दहन क्या होता है। तो कक्षा 7 में आपने मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। आपने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आप एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सणसी से पकड़ लीजिए और मोमबत्ती अथवा भूषण बर्नल की ज्वाला के निकट ले जाइए और आप क्या देखेंगे? ठीक है, तो आप देखेंगे कि कास्ट कोयला वायु में जलता है, और हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, रासायनिक प्रक्रम, ऐसे रासायनिक प्रक्रम जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देते हैं, ऐसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन अर्थात क्या? तो ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। और जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य दहन कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौह के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारी ऊपर की जो क्रियाकलाप दी गई है उसमें मैग्नीशियम और कास्ट कोयला ये दाह्य पदार्थ हैं। तो हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का ही काम करता है। ठीक है, तो ठीक यही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ये हमारे कक्षा 7 में हमने सीखा था। तो 6.1 क्रियाकलाप है बच्चों कि एक स्ट्रॉ लीजिए, माचिस की तीली लीजिए, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा और कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए और अपने टीचर की देखरेख में ये आपको करना है। आपको खुद अपने घर पे करना नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ, इन पदार्थों को एक एक करके जलाना है, और यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य दिखाइए और अन्यथा नहीं। तो आपको ये क्रियाकलाप करनी नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं आप चोटिल हो जाएंगे। ठीक है, तो लकड़ी लीजिए, जलती है तो दाह्य, नहीं जलती है तो अदाह्य। कागज़ लीजिए, वो जल जाता है तो दाह्य पदार्थ है, नहीं जलता है तो अदाह्य। लोहे की कील को जलाइए, क्या है, जलता है, नहीं जलेगा, तो ये अदाह्य है। ठीक है, मिट्टी का तेल जल जाएगा, दाह्य पदार्थ है। पत्थर का टुकड़ा ये नहीं जलेगा, अदाह्य पदार्थ है। स्ट्रॉ लीजिए, ये जल जाएगा, ये दाह्य पदार्थ है। कास्ट कोयला लीजिए, ये जल जाएगा, दाह्य पदार्थ है। माचिस की तीलियाँ लीजिए, इसको जलाइए, जल जाएगा, ये दाह्य पदार्थ है। कांच लीजिए, ये नहीं जलेगा, तो ये अदाह्य पदार्थ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सीखा दाह्य और अदाह्य पदार्थ।
तो कुछ और पदार्थ के नाम आप जानते हैं या बता सकते हैं और इस सारणी में जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर आप देखिए 6.2 क्रियाकलाप आपको करना नहीं है, आप सिर्फ समझिए इसको बच्चों। आपको सावधानी बरतनी है कि जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखना है, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इसे रखना है आपको। देखिए ABC आपको दिखाया गया है। और दहन के लिए आवश्यक वायु जरूरी है, मतलब इसमें ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर मोमबत्ती जला दी गई है और एक कांच के गिलास में रख दिया गया है जो खुला हुआ है। उसके बाद उस पर एक यानी एक कोई प्लेट रख दी गई, तो इससे जो जलती हुई मोमबत्ती थी वो बुझ गई। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो तीनों स्थितियों में क्या हुआ आपने देखा कि इसमें मोमबत्ती जल रही है लौ के साथ, एक में मोमबत्ती बुझी है काला धुआं के साथ जल रहा है, तीसरे में मोमबत्ती और ढक दिया तो वो एकदम से बंद हो गई। आप पाते हैं कि दहन के लिए हवा जरूरी है, वायु जरूरी है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जल रही है, मतलब किसी बिना कोई रुकावट के जल रही है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश करती है। अवस्था बी में जब देखते हैं कि चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में थोड़ा सा कंपन होता है और वो धुआं उत्पन्न करता है। अवस्था सी में जब आप देखते हैं कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये है निष्कर्ष कि जब किसी जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसी भी पदार्थ को जलना है तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलेगी नहीं। दूसरा, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में बड़े क्लास में या आगे जाकर सीखेंगे। क्रियाकलाप 6.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लेना है, प्लेट या तवे पर रखना है। बच्चों ये आपको करना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप करेंगे तो हो सकता है जल जाए, तो इसलिए आप ये करेंगे नहीं। आप इसे सिर्फ पढ़िए समझिए और प्लास्टिक जार से ढक कर रख दीजिए। देखिए क्या होता है, क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जलना बंद क्यों हुआ? तो आप ये समझ सकते हैं। तो आपने सुना है कि जब व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेती है, मतलब आग लग जाती है, तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया चित्र कि कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में ने आग पकड़ ली थी। अपने कुछ अनुभव को स्मरण करिए कि एक माचिस की तीली आपने अपने आप जल उठती है। क्या ये इस प्रकार जलाई जा सकती है? ठीक है, तो आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली उसके पास ले जाते हैं तो क्या ये जल जाता है? क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है ना? ये सारी चीज़ें आप विचार कीजिए। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है बच्चों? ये देखिए गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सूखी घास में आग पकड़ लेती है, तो आग से जो घास के आग पेड़ों में फैलती चली जाती है और धीरे धीरे पूरा जंगल आग के चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है और ये दावानल है, इसे दावानल कहते हैं। ठीक है, क्या ये अनुभव आपको बताता है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? इन जो आप ये अनुभव कर रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जो पदार्थ जिस निश्चित ताप पर जलता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के तापमान पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं पकड़ सकती या जलती नहीं है? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है? ऐसा क्या है? तो ये है कि उस पर उसकी जो टेम्परेचर देते हैं, तो इसके लिए बहुत इतिहास पुराना है
5000 से अधिक वर्ष पहले पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डूबे गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में किए जाते हैं। आधुनिक निरापाद माचिस का विकास लगभग 200 साल पहले हुआ। कहाँ पर? 200 साल पहले। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाते हैं। जब इसे किसी खुरदरी जगह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की क्रिया उसमें होती है और उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है, मतलब माचिस की तीली जलने लगती है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों, माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। समझे? आजकल निरापाद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ही लगाते हैं। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है बच्चों। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और ये तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके ऊष्मा प्राप्त कर लेता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो का दहन शुरू हो जाता है। यानी इससे आपने जाना कि माचिस की तीली क्यों जलती है। हमने पहले भी सीखा है कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ते या नहीं जल सकते जब तक उसके जो है उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। जब तक उसका ज्वलन ताप कम रहेगा तब तक वो जलता नहीं है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है बच्चों? कि जो हमारा घरों में सरसों का तेल, राई का तेल या जो भी दूसरे प्रकार के तेल हैं वे आग पकड़ते हैं। जब तलने वाले पदार्थ लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रहते हैं तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल, लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ती है ना। हमारे घरों में मिट्टी का तेल रखा है, कमरे में लकड़ी रखी है, फिर भी उस पर आग नहीं पकड़ती। परंतु यदि मिट्टी का तेल थोड़ा गर्म कर दें तो वो आग पकड़ लेती है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है बच्चों? यानी इसका आप क्या अर्थ निकालते हैं कि इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए क्रियाकलाप देखते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उनका तापमान, उनका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना जरूरी है और जब तक नहीं पहुंचेंगे तो वो जलेंगे नहीं। क्रियाकलाप 6 देखते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती सावधानी से लेना है और कीप लेना है। उनमें से एक 50 मिलीलीटर जल डालिए, उसमें दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। बच्चों आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि आप घर में हैं इसलिए आप नहीं करेंगे, जल सकते हैं, ठीक है। ये प्रयोग आप करेंगे नहीं, सिर्फ आप समझेंगे, आपको घर में करना वरना नहीं है। स्कूल चला होता तो कोई बात नहीं, आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो कागज़ को खाली कप क्या होता है? जल युक्त कागज़ के कप का क्या हुआ है ना। एक में जल लीजिए, एक में बिना जल। तो क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो आप देखते हैं कि यदि हम कप को गर्म रखना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना को कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं बच्चों? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, इसलिए जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो कागज़ जलता नहीं। लेकिन जो बिना जल वाला कागज़ है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, ये एलपीजी का पूरा नाम है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसे अंग्रेजी में एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। तो ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये तुरंत जलने लगते हैं। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो आप सोचिए कि कुछ और चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? हमारा टॉपिक है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। जैसे कि घरों में, दुकानों में, कारखानों में आग लगते आपने देखा ही होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए।
और ये अनुभव अपने कक्षा साथियों के साथ बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आप पहले अग्निशमन सेवा को सूचित कीजिए। ठीक है, ये ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी बच्चों होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो अग्निशमन सेवा का नंबर है वो है 101, आप जानते ही हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है फायरमैन का, जो दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्डिंग में लगी हुई है। ठीक है, क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जी बच्चों, अपने यहाँ है ना सूरत में। जब फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, वो आग पर जल डालती है ना। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो इस तरह से घरों के जो जलने से बच जाता है। बच्चों, आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। तो क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो आप जानते हैं कि ये 3 चीज़ें क्या हैं। पहला है ईंधन, दूसरा है हवा या वायु जिसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, और तीसरा है उष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु यानी साधन। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना है, या दोनों ऐसा करते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। ईंधन जो होते हैं उनको हम हटा नहीं सकते। उदाहरण के लिए किसी भवन में आग लगी है तो संपूर्ण भवन को हम क्या हटा सकते हैं? नहीं, वो ईंधन के रूप में हुआ, तो इसलिए हम ईंधन को तो हटा नहीं सकते, परंतु उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कम करने के लिए जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। लेकिन विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन नहीं कर सकता और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तो बच्चों, जब कभी भी कहीं भी आग लगी हो तो उसे हमें जल से नहीं बुझाना चाहिए। तो उसको बुझाने के लिए तेल या पेट्रोल में लगी हुई आग बुझाने हेतु जल का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का, ये देखिए आप देख रहे हैं अपने स्कूल में भी है, आप कहीं भी देखिए तो फायर अग्निशामक ये है, इससे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तेल के नीचे जल जाता है और तेल ऊपर जलता है। ये विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भरे भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेता है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त लाभ ये है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब ये जो है बेटा, ये कोई भी प्रकार से विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं करता है, इसलिए ये बहुत सेफ है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर द्रव रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। ये एलपीजी किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है? तो सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक भी नीचे आ जाती है, इसलिए ये अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काव और आग के निकट पदार्थों में बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो उसे बुझा देती है। ठीक है, तो ये जो है अग्निशामक का प्रयोग हम जब किसी द्रवित में आग लगी हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगी हो, तो उसके लिए करते हैं। अब दहन के प्रकार क्या हैं बच्चों? तो दहन के प्रकार देखेंगे। एक दहन का प्रकार है तीव्र दहन, दूसरा है स्वतः दहन। ठीक है, तो तीव्र दहन क्या है? जैसे गैस तेज़ी से जलने लगती है और उसमें प्रकाश उत्पन्न करती है, इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है, फिर एक दहन है कि वो धीरे धीरे, यानी दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे स्वतः दहन कहते हैं, यानी उसे किसी जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कोयले की खानों में कोयले के धूल के स्वतः दहन से कई खतरनाक अग्निकांड हो जाते हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड से कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी कभी आकाश में बिजली गिरती है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से भी लगता है बच्चों। ठीक है,
और जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जा रहे हैं, कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो उस स्थान पर आपको पूर्णतः बुझाना याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक प्रक्रिया होती है, तो उससे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इसी को विस्फोट कहते हैं। विस्फोट आप देखते हैं कि पटाखे में दबाव डालने पर विस्फोट होता है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि दहन, उसके प्रकार। अब ज्वाला क्या है, ज्वाला के बारे में चर्चा करेंगे कि एलपीजी वाला परीक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती लेना है, ज्वाला का रंग कैसा है। कक्षा 7 में आपने सीखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की विशेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बच्चों, आपको जलाना नहीं है क्योंकि आप घर में हो और ऐसा करोगे तो आपको चोट लग सकती है। तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, जैसे मोमबत्ती जलाइए तो ज्वाला देता है या नहीं देता है। मैग्नीशियम है, ज्वाला देता है नहीं देता है, देखना है। कपूर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती जलाते हैं तो ज्वाला देता है, मतलब जलता है। फिर आप जब मैग्नीशियम जलाते हैं तो वो भी ज्वाला देता है। कपूर जलाते हैं तो वो भी ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल वाला स्टोव वो ज्वाला नहीं देता। लकड़ी का कोयला ज्वाला नहीं देता। इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती, बुनसेन बर्नर की ज्वालाएँ, ये मोमबत्ती और रसोई के स्टोव, ज्वाला के रंग में परिवर्तन देखिए इसमें। और ये जो हमारा गैस है उसके देखिए कैसा परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, ज्वाला की संरचना। ठीक है, ज्वाला की संरचना में देखिए कि एक मोमबत्ती जलाइए, बिल्कुल सावधानीपूर्वक एक कांच की 4-5 सेंटीमीटर पतली नली सड़सी द्वारा इसे पकड़िए। इसका एक सिरा मोमबत्ती के, ठीक है बच्चों, आपको जलाना नहीं है वरना आप जल जाएंगे। इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अकस्मातिक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होगी? यदि ऐसा है तो वो क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जल्द पिघल जाता है। ठीक है बच्चों, और दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठती है और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करती है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता क्योंकि ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप में आपने देखा। क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट ले जाइए, उसे सड़सी से लगभग 10 सेकंड तक रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। तो आप क्या देखते हैं बच्चों? ठीक है, तो आप देखेंगे कि कांच की प्लेट पर एक गोल काला वलय हो जाता है। अब ये ज्वाला दीप्त के क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों को जमाव कर देता है, मतलब वहाँ पर कार्बन के कण आ जाएंगे। ठीक है, और एक पतले लंबे तांबे के साथ तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ के रखिए। फिर आप क्या देखेंगे कि तार का वो भाग जो ज्वाला के क्षेत्र के बाहर है रक्त तप्त हो गया, मतलब एकदम लाल हो गया। तो ये क्या दर्शाता है कि ज्वाला अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। ठीक है, वास्तव में ज्वाला का ये भाग सबसे अधिक गर्म होता है। बच्चों, सोने और चांदी के पिघलाने के लिए सोनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र को उसी पर, ठीक है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि, मतलब उसी पर ले जाता है, फूकता है और ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग ही करता है ताकि वो उसे जला सके। तो ये धातु की फूकनी से फूकता हुआ सोनार है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है कि ईंधन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कि सबसे अधिक गर्म का भाग और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीला है, फिर आंशिक दहन वाला भाग, मध्य भाग जो पीला है, सबसे कम गर्म वाला भाग यहाँ है, सबसे कम गर्म वाला सबसे अधिक गर्म ऊपर होता है। ये मोमबत्ती है, बिना जली मोमबत्ती, सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला काला प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है ईंधन क्या है। तो
बच्चों याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, है ना, और पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, ये सभी हमारे ईंधन ही हैं। अच्छा ईंधन वो होता है बच्चों जो सहज उपलब्ध हो जाए, सस्ता हो, वायु में समान स्तर पर सुगमता से जल सके, वो हमारा सबसे अच्छा ईंधन कहलाता है। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता जो हमें नुकसान करे, हमारी पर्यावरण को नुकसान करे। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है बच्चों जिसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। हमें इस ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है। ईंधन के मूल्यों को भिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। तो जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी एक सूची बनाइए, ठीक है, और वो करिए। अब देखते हैं कि कुछ ईंधन ठोस, द्रव और गैस इसमें हो सकते हैं। अब ईंधन की क्षमता, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला, एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालिए, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे और इसका कारण बताइए, ठीक है। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं इसमें। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा उसकी ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम केजे प्रति केजी मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधन के ऊष्मीय मान यहाँ बच्चों दिए गए हैं, जैसे कोयला, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस, ये ईंधनों के प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। यहाँ पर है इसमें ईंधनों के मान। अब गोबर के उपले का मान है 6000 से 8000, लकड़ी का है 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, मिट्टी का तेल का 45000, डीजल का 45, मीथेन का 50000, सीएनजी का 50, एलपीजी 55000, जैव गैस का है 35000 से 40000, हाइड्रोजन गैस का है 1.5 लाख तक, ठीक है। तो ये हैं हमारे ईंधन के दहन। अच्छा, अब ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो वो क्या हैं? तो ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानि करता है। तो जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर दमा, जो सांस रोग होता है, उसको उत्पन्न करते हैं। आप सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु आप इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने अब ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, सस्ता है, परंतु लकड़ी के जलाने की बड़ी मात्रा धुआं उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने में हमें प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, ठीक है, आपने जैसा सीखा, ठीक है। दूसरा है कि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ये अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयले जलाना खतरनाक होता है बच्चों। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तीसरा है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। और अन्य बातें ये भी ध्यान रखनी है कि साथ ही साथ इससे हिमनद बिगड़ने लगता है, जिससे समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए, मतलब जो समुद्र के नीचे वाले भाग हैं वो हो सकता है कि वो जल से नहीं डूब जाए। तो हमें इसका ध्यान रखना है, और नहीं तो हमारा सृष्टि जीवन नष्ट हो सकता है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है बच्चों, और ये अत्यंत दम घोटू और संक्षारक होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है।
और आपने देखा है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं, जो फसलों को, भवनों को, मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसके अलावा मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ने ले लिया है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद अल्प मात्रा में करता है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है बच्चों, ठीक है। तो आपने इसमें क्या सीखा? प्रमुख शब्द अम्ल वर्षा, उष्मीयमान, दहन, विस्फोट और वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, है ना, ये आपने इसमें सीखा। फिर आपने सीखा इसमें ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन क्षमता, विष्ण उष्णयन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ। फिर उसके बाद आपने यहाँ देखा कि क्या क्या सीखा कि दाह्य पदार्थ क्या है। जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे दाह्य कहते हैं। और दहन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो हवा से मिलती है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा, प्रकाश उत्पन्न होते हैं। दूसरा ज्वलन ताप, वो निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, आपने इसमें सीखा। आपने सीखा कि दहन के प्रकार कैसे हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट, ये तीनों हैं। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योति क्षेत्र। आदर्श ईंधन के बारे में आपने देखा कि सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से जलने वाला होता है ना। इसका उष्मीयमान उच्च होता है और ये ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करे। फिर आपने ये भी सीखा कि ईंधनों की दक्षता और मूल परिसर भिन्न होते हैं। ईंधन दक्षता को उष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका किलो जूल प्रति किलोग्राम में होता है। आपने वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो श्वसन कष्टों में उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ईंधन के अपूर्ण दहन में विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपने ये भी सीखा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा विश्व उष्णयन का कारण बनती है। साथ ही साथ हमने इसमें ये सीखा कि कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा करते हैं, जो हमारे फसल, भवन और मृदा के लिए हानिकारक है। जय हिंद।